अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान को इस वक्त आलमी और डोमेस्टिकली बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिसमें एक तो पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सी सूरत हाल है और आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो अब भारत की तरफ से भी कुछ जारहाना बयानात आ रहे हैं। हाल ही में कश्मीर के हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंकर जे का भी बयान आया है और उसके अलावा हाल ही में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, जो कि एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त के तौर पे देखा जा रहा है दो मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से। और वापस पाकिस्तान के अंदर जो सियासी महाज पे वफाकी काबीना में जो इजाफ़ा किया गया है, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुनीज़ जहांगीर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खेल दास, जो हाल ही में वज़ीर ममलकत बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का उन्होंने ओहदा भी संभाला है। मुबारक हो आपको खेल दास साहब। और उसके बाद हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने, और तज्ज़ियाकार और सीनियर वकील हैं मोइज़ जाफ़री, उन्होंने भी आज हमें प्रोग्राम में शिरकत की है। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो खेलदार साहब, आपको हमने मुबारक दे दी है, तो वज़ीर भी आप बन गए, पहली मरतबा बने आप वज़ीर मजहबी अमूर और मजहबी हम आहंगी के जी। तो ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे तो मजहबी अमूर में कोई आम सियासतदान भी नहीं लग सकता, आप तो अक़लियत से होते हुए भी मजहबी अमूर के वज़ीर ममलकत बन गए, ये बड़ी बात है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी मुनीज़ है कि भाई आपने हमेशा सपोर्ट भी किया है और प्रोमोट, बल्कि अगर आज इस मंजिल पे हैं तो उसमें आप जैसे शख्सियात का भी रोल है। मैं अपने पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये उनका फ़ैसला था, ये इंतखाब उनका था, मजहबी उमूर का पोर्टफोलियो जो मुझे मिला है, तो मैं समझता हूँ मैं भी ये मेरी ज़िम्मेवारी में शामिल है कि मैं अपनी जो वजारत है उसको उसमें खिदमत करूं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करूं। भारत में जो वज़ीर मजहबी उमूर है वो एक ख़वातीन है, वो हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है। जब उनसे भी सवाल पूछा गया तो आप कैसे, तो उन्होंने कहा मैं जो मेरा पोर्टफोलियो है मैं उससे ज़िम्मेवारी को निभाऊंगी और अच्छे कोशिश करूंगी कि सस्ता हज हो, इंतज़ाम अच्छे हो। तो इसी तरह मुझे भी पार्टी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने इस मनसब दिया, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मनसब को ईमानदारी से अच्छे से ये महसूस ना हो कि ये कि इसमें हिंदू वज़ीर का कोई कंट्रीब्यूशन है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको अदा करूँगा। आपके वज़ीर तो सरदार मोहम्मद यूसुफ हैं, जो कि रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हारमनी के वफाकी वज़ीर हैं जी, तो उनके साथ चल पाएंगे आप? जी बिल्कुल, वो मेरे वैसे भी अच्छे ताल्लुक़ है उनसे, मगर वो डाउन टू अर्थ, और आज भी मेरी मुलाकात हुई है तो उसने बड़ा गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैं उसकी क़यादत में, वज़ीर आज़म की क़यादत में जो मेरी जिम्मेवारी देंगे मैं निभाऊँगा। तो क्या चैलेंजेस हैं आपके नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान में जो अक़लियतों को दरपेश हैं? देखिए, पहली बात तो है इस मुल्क में जो तकसीम है, सियासी तकसीम अलग, मगर फ़िरक़ों में खुद मजहबी लेवल पे ये तकसीम जो है या जो मजहबी तफरीक है, ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ इस वक्त चैलेंज है, मगर हमारे मुल्क में ज़ाहिर ज़्यादा है। तो हम इंटरफेथ हारमनी के हवाले से सिर्फ इंटरफेथ हारमनी मुल्क के अंदर नहीं, हम अपने पड़ोस में भी और दुनिया में हम अपने मज़हब का भी एहतराम करें, दूसरे मज़ाहिब का भी हम एहतराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मज़हब की बुनियाद पे कोई ना होने चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पे सारी चीज़ें होनी चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। और जो ये चैलेंजेस है, जो इश्यूज़ हैं हमारे, फोर्स कन्वर्जन का इशू है हमारा सबसे बड़ा, जो कम्युनिटी हमारी फेस करती है, उसकी रोकथाम के लिए कानून साजी के हवाले से, या जो झूठ और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे अगर किसी को टारगेट किया जाता है, फेक न्यूज़ के तहत अगर तो पूरी बाज़ारों को जलाया जाए, गलत खबर के तौर पे गिरजाघरों को जलाया जाए, तो ये जो इश्यूज़ हैं हम इन सबको एड्रेस करेंगे। तो हमारी कोशिश, जो आपकी पार्टी ने आज तक नहीं किया। नहीं, पार्टी ने हमेशा, जो मैं समझता हूँ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो 2013 में पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की तारीख़ है जिसने
उन 4 सालों में दिवाली, होली, क्रिसमस, नौरोज़ और ईस्टर, हर वक्त उसने 4 सालों में वो जाके उन कम्युनिटी से एक साथ सेलिब्रेट किए। सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किए, नवाज शरीफ साहब ने ये तक कहा कि अगर जुल्म करने वाला अक्सरियत में होगा, मजलूम अगर मनाटी में होगा, तो मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा एज ए वज़ीर आज़म। तो आपने उस वक्त देखा था कि जो लोग थोड़े हैं मगर सोच जो है वो थोड़ी है, और किस तरह के फतवे जारी किए। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कायद आज़म के विज़न और एक जो वज़ीर आज़म का, जिसके लिए 22 करोड़ अवाम मज़हब की बुनियाद पे नहीं मगर इंसानियत के पाकिस्तानी है, तो ये एहसास हमसे एहसास से महरूमी भी दूर की और उनको रिकग्नाइज भी किया और आपको वज़ीर भी बनाया। ये बड़ी खूबसूरती है कि इस कैबिनेट में, इससे पहले जो 4.25 साल हुकूमत थी उसमें किसी को जो है इस कैबिनेट में हिस्सा नहीं डाला गया। नवाज शरीफ साहब ने फेडरल कैबिनेट में भी शाहिद खाकान अब्बासी की जो वजारत थी उसमें भी स्टेट मिनिस्टर बनाया, और पंजाब में भी सिख, और आप असेंबली में भी देखें पारसी भी हमारा MN है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख हमारा मिनिस्टर भी है। ठीक है, बड़ी बात है। एनीवे शहबाज शरीफ साहब को भी यकीनन थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है इस हवाले से। जी मुनीज़ा जहांगीर, आप क्या कहेंगी कि हुकूमत की तरफ से MNAs भी बना दिए जाते हैं पार्टीज़ की तरफ से अक़लियतों के, मगर पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की ऑन ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, अक़लियतों के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत बुरे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं अक़लियतों के साथ। अगर आप हिंदू बरादरी को देख लें तो वहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन ख़ास तौर पे सिंध के अंदर एक बहुत रियल मसला है, जो जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली है, और वो ज़्यादातर छोटी लड़कियों की ही होती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी कोई अपनी पसंद से मज़हब तब्दील कर रहा है, तो फिर बूढ़ी औरत भी करेगी, मर्द भी करेगा, मगर वहाँ पर सिर्फ छोटी उम्र की, कम उम्र की लड़कियाँ जो हैं वो ही तब्दील करती हैं, और फिर बाद में उनकी शादी करा दी जाती है। तो ये हमेशा मुंसलिक रहता है ये बात कि जी शादी भी होगी और वो जबरी तौर पे मज़हब भी तब्दील होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ से मेरे भाई आते हैं वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर अगर आप देखें इनके, आप समझ लें कि अगर आप एक औरत है, क्रिश्चियन औरत है पाकिस्तान के अंदर या हिंदू औरत है, तो आप सबसे कमज़ोर हैं, पाकिस्तान के सबसे कमज़ोर शहरी हैं आप। इसलिए चूँकि उनके जो कानून है ख़ास तौर पे राइट टू डिवोर्स जो मुसलमान औरत के पास है, वो उनके पास उस तरीके से नहीं है, और बहुत मुश्किलों से उनको डिवोर्स मिलती है, और उसके नतीजे में उनको एलिमनी वगैरह ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो वो इसी चक्की में पिसती रहती हैं। हमने कई केसेस देखे जहाँ पे ख़वातीन को बड़ी बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, ऑलमोस्ट कत्ल कर दिया गया, मगर वो डिवोर्स नहीं ले सकते। तो ये वजारत मजहबी अमूर और मजहबी हमांगी का क्या किरदार रहा है माजी में, और अब तक की क्या इनकी कारकर्दगी है? देखिए, कई ऐसे केसेस आए, कैसे बिल आए, फॉर एग्जांपल फोर्स कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज करने का एक बिल आया, मगर वो चला गया मेरा ख्याल है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अंदर, और फिर उसके बाद नहीं निकला। फिर आप ये भी देखिए कि हम ये कहते हैं जो ख़वातीन हैं, हम कहते हैं कि जी औरत की एज आपको डिटर्मिन करनी चाहिए, इंटरनेशनली 18 साल हो जाती है जब एक लड़की शादीशुदा एज पे पहुँचती है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो 3 सूबे हैं, हम वाहिद मुल्क है जहाँ पे 3 सूबे कहते हैं 16 साल है और एक सूबा कहता है कि 18 साल है, कोई यूनिवर्सल एज ही नहीं है, और उसके नतीजे में फोर्स कन्वर्जन ज़्यादा होती है। तो हम ये कहते हैं कि आप इस एज को बढ़ा दें खातून की, मैरिजेबल एज की, तो ये मसला भी। लेकिन वजारत क्या करती है इस हवाले से? क्योंकि वजारतें बन जाती हैं, लोग वजीर बन जाते हैं, गाड़ी, झंडा, बंगला सब मिल जाता है, लेकिन अक़लियतों के लिए असल में काम क्या होता है? देखिए, काम बहुत कम हुआ है, सॉरी टू से। अब देखिए 2% भी नहीं रह गई अक़लियतें, ज़्यादा उनका था हिस्सा पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए कि उनको हरास कहाँ किया गया है, चाहे वो सिख हो और तो वजारत को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है माइनॉरिटी कमीशन जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कहा था, उनको माइनॉरिटी कमीशन को फाल करना चाहिए, और जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की रिपोर्ट थी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। शोएब सटल साहब का जो कमीशन था, जो वन मैन कमीशन, वो डिफरेंट है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की रिपोर्ट थी। मदर अब्बास साहब, कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छी डेवलपमेंट है, खेलदार साहब भी वज़ीर ममलकत बन गए हैं बराए अक़लियती अमूर और मजहबी हम आहंगी के हवाले से, लेकिन कितना असर पड़ेगा इस तरह की नुमाइंदगी से वफाकी काबीना के अंदर? अमली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बदल सकेंगे? जी शुक्रिया मती। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है
इसलिए कि जब कुछ सेंसिटिव इश्यूज आते हैं तो आपकी मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट कर जाती है। अगर आप देखें कि अभी बात हो रही थी शोएब सडल वाले कमीशन की, तो शोएब सडल साहब से कुछ अरसे पहले जब मुलाकात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब की कमीशन की रिपोर्ट को इन्फोर्स करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई थी। उसमें एक काउंसिल भी बनाई थी और उस काउंसिल का, अगर मुझे नहीं पता आप कोई हेड हो गया नहीं हो गया उसका हेड, लेकिन उसका हेड बनने में जो है ख़ुद अक़लियतें रिलक्टेंट थी और वो ये समझ रही थी कि कोई जो मेजॉरिटी वो है अगर वही उसको हेड करे। और तो एक जो फियर फैक्टर है माइनॉरिटीज़ के अंदर वो आज भी मौजूद है। उनकी सिर्फ यही नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं कि ख़ास तौर पे सिंध में जो उनकी ज़मीनें जो है वो ज़मीनें और बहुत से इमारत जो है वो की गई हैं, बाजियाब करवाई गई हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन जब हम राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और माइनॉरिटीज़ भी हमारी मुख्तलिफ हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उसमें जब भी अगर ये मिनिस्टर हैं भी, और बहुत अच्छी बात है कि मिनिस्टर बने हैं, इनकी अपनी एक लिमिटेशन होगी, उस लिमिटेशन से आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे असर्ट करने की बात है कि वो कितना एम्पावर करते हैं इस मिनिस्ट्री को और इसकी रिकमेंडेशंस को किस हद तक इन्फोर्स करते हैं। मैं जब मिला था शोएब सडल साहब से तो वो कह रहे थे कि हर चीज़ें इन प्लेस हैं, लेकिन और पावर भी है। ऐसा नहीं है कि उस कमीशन के पास पावर नहीं है, अच्छी खासी पावर है, एग्जीक्यूट करने की पावर है, प्रोसिक्यूट करने की पावर है, लेकिन उसको जब आप इन्फोर्समेंट के मरहले पर आते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सही। तो मदर साहब देखें, अक़लियती अमूर की वजारत भी हैं, वज़ीर भी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो है सबसे बड़ा चैलेंज अक्सरियती अमूर का है कि जहाँ पे ये इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम के अक्सरियत की हुकूमत है नहीं और फार्म 47 से अक़लियत की हुकूमत बना दी गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर आज़म की लिमिट्स नहीं है? अगर वज़ारत मज़हबी अमूर की लिमिट्स हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये काबीना की में जो तोसी की गई है ये क्या मायने रखती है? मुझसे पूछ रहे हैं मती? जी मदर साहब आप बता दें इसका मुख्तसर, फिर वो इसकी तरफ जाएंगे। देखिए मती, प्रॉब्लम यह है कि कैबिनेट की एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन ज़रा बता देंगे। क्या ज़रूरत थी कैबिनेट को? चले ये बात मान ली जाए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो उसके माने ये थोड़ी है कि आप कैबिनेट को एक्सपेंड कर दें। 50 अफराद पे रुकनी, 50 रुकनी कैबिनेट बन गई है। आप यहाँ देखें जिस सूबे में हम बैठे हैं 32 तर्जुमान हैं। अब आप सोचें कि 32 तर्जुमान बनाने की ज़रूरत क्यों है आपको? सिंध गवर्नमेंट का एक तर्जुमान होता है, 2 कर लें। 32 तर्जुमान जिनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, वो मामले खुसूसी हो गए हैं, वो तर्जुमान हो गए हैं, गाड़ी मिल गई है, उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है उसको। सही। तो ये बात ये तो आपकी हमारी शाह खर्चियाँ हैं। बिल्कुल ये बात सही है आपकी मदर साहब। वैसे तो आपने तर्जुमानों का जिक्र किया, मैं मोइज़ जाफरी साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो तकरीबन 50 के करीब वज़ीर और मुशीर अब बना दिए गए हैं, इनमें तो कई वजारतें और कई वज़ीर भी ऐसे हैं जिनको होना भी नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल दूंगा वजारत दिफा की। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा है, तो हम ये जानने के लिए हक बजानब नहीं है कि वो बताएं कि वो करते क्या हैं बतौर वज़ीर दिफा। बिल्कुल ठीक है मती साहब, चलें वजीर दिफा तो डिफैक्टो डिजूरे वाली बहस आ जाती है, लेकिन बहुत सारी इसमें ऐसी कोऑर्डिनेशन की वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद होनी ही नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो ये 32 लोग हैं जिस तरह मदर साहब ने आइडेंटिफाई किया है, उनका जवाज ही नहीं है 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास उन महकमों को रखने का। जवाज ही सिर्फ ये है कि किसी गाड़ी पे झंडा लगाने की अगर जरूरत पड़े तो उसको इसके लिए नामजद कर दें। और ये इनएफिशिएंसीज जो हैं, ये मेरे नज़र में तो डेस्परेशन है एक ऐसी रजीम के हाथों जिसके दर हकीकत उसे पता है कि उसके हाथ में ना मैंडेट है, ना कोई इख्तियार है, ना अवाम की तरफ से कोई इख्तियार है और ना जो देते हैं उनकी तरफ से कोई इख्तियार है। ये आपके जो मेहमान साहब हैं वो मुबारकबाद जरूर उसके मुस्तहिक हैं, लेकिन अपनी ज़ाती कैपेसिटी में एज अ सिचुएशन एंड एज अ गवर्नमेंट ये डेस्परेशन की मेरी नज़र में मजीद साइंस है। एक हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी पे सवाल हो,
और वो अपनी लेजिटिमेसी के जवाब के अलावा हर चीज करने को तैयार हो, जिसकी लेजिटिमेसी पे सवाल जब एक अदलिया की तरफ से आ रहा हो तो अदलिया के पूरे इंस्टीट्यूशन को एक महकमा बना के छोड़ दिया हो, उसके अंदर आप क्या नॉमिनेशंस करेंगे और क्या ऑप्टिक्स दिखाएंगे। इसी से सवाल उठता है और हैरानी होती है कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं वो तो इतनी ताकतवर नहीं, मगर जो सियासी अक़लियतें हैं वो यकीनी तौर पे बहुत ही ताकतवर हैं और वही जो है अक्सरियत के तकदीर का फ़ैसला भी करती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान से राब्ते हुए हैं और मौलाना फजल रहमान ने कुछ शराइत रखी हैं। वो शराइत क्या हो सकती हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। मज़हर अब्बास साहब, मौलाना फजल रहमान से राब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और एक ख़बर के मुताबिक उन्होंने अपनी कुछ शराइत रखी हैं और उनकी शराइत का ताल्लुक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक़ है। ये शराइत क्या हो सकती हैं और आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे? देखिए मती, JUI और PTI का इशू ये है कि दोनों की जो अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो खैबर पख्तूनख्वा है। JUI या मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर डायरेक्टली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह JUI ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है ऑन पेपर नहीं लेकिन बैकग्राउंड में ज़रूर JUI ये चाहेगी कि अगले इलेक्शन के मामलात में जो है वो PTI, क्योंकि JUI की रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हुए हैं उसमें उनके कुछ जगहों पे उनकी पार्टी जीती है और नहीं जीतने दिया गया, जो भी है। लेकिन JUI की रिलक्टेंस की इसके अलावा मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती कि खैबर पख्तूनख्वा में वो PTI के साथ एक गालबन अगर इलेक्टोरल अलायंस नहीं तो सीट एडजस्टमेंट वाला एग्रीमेंट बिहाइंड द सीन ज़रूर करना चाहते हैं। तो इसमें अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है? जी, अगर मेरा ख्याल है अगर JUI एग्री करती है, लेकिन इसमें देखिए PTI का जो प्रॉब्लम आ रहा है, PTI का प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको पता है 26 नवंबर के बाद अली अमीन गंडापुर बहुत ज़्यादा गुड बुक में नहीं रहे। गुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग से चीज़ें आई PTI के अंदर से कि वो एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो हो सकता है कि इमरान खान उनको किसी और जगह एडजस्ट करने की कोशिश करें। डिपेंड करता है कि ये एक तो मौलाना इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं, इस तहरीक को लीड करते हैं, और अगर लीड करते हैं तो इस तहरीक की सक्सेस या फेलियर पे डिपेंड करता है JUI और PTI की आइंदा रिलेशनशिप। ठीक, अच्छा मोहित जाफरी साहब, आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन के इस बड़े इत्तेहाद की क़यादत करते हैं तो क्या ऐसा कोई भी इत्तेहाद जो है उसको नेशनली और इंटरनेशनली कोई सपोर्ट मिल सकती है, ख़ास तौर पर PTI के जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं उनसे? मेरे ख्याल में अव्वल तो कोई भी ऑपोजिशन की मूव जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर सक्सेसफुल होते हुए बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रीट पावर रिक्वायर्ड है इस वक्त, और मैं ही नहीं कह रहा कि वो मिल जाएगी अगर, तो कामयाबी जो है वो हो ही जाएगी, लेकिन जो लाइकलीहुड ऑफ कामयाबी है वो बहुत बढ़ जाती है अगर मौलाना फजल रहमान साहब दर हकीकत ऑपोजिशन का हिस्सा बने। और उनके जो और मेरे ख्याल में इस रजीम के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा जोर की जरूरत नहीं होगी, इत्तेहाद ही अगर दिखा दिया जाए तो ही पैनिक शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने की जब पिछले हफ्ते कोशिश हुई तो उसी वक्त इस रजीम के हाथ पैर फूल गए थे, होटल्स की बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही थी, किसी पर कोई भी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह लोग मिल के बात ना कर पाए। बात अगर वो कर भी लेते तो वो टीवी पे चल पाती या नहीं, वो एक अलग मसला था। फजल रहमान साहब जो लेजे करना चाह रहे हैं वो भी उसके हक बजाने में, क्योंकि उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है PTI के साथ इल्हाक। उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर PTI उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए, और इसीलिए वो शायद ये नेगोशिएट करना चाह रहे हैं कि कम से कम इस इलाके के बाद उनकी पार्टी का कुछ तो बचे कि वो आइंदा सियासत कर पाए इलेक्टोरली, कंस्टिट्यूएंटली। मेरे ख्याल में ये PTI को समझना होगा, और अगर PTI ये समझती होगी इसीलिए ये बात आगे बढ़ी है। और इस वक्त PTI का जो ओवरसीज सपोर्टर है या जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ सपोर्टर है वो मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम वाले मरहले के बाद कम से कम नजरिया जरूरत के तहत ही सही, लेकिन फजल रहमान साहब को बर्दाश्त करना, उसको पता होगा कि उनको बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी। बिल्कुल सही। खेलदार साहब, आप कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कुछ तज्जिया करना चाहेंगे?
जी, पहले तो मैं मिनॉरिटी कमीशन की बात निकली, मैं आपके लम्हे और अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने अमली तौर पे मिनॉरिटी कमीशन को बनाने के लिए एक बिल जो है नेशनल असेंबली में लाया, उसको एक्ट के ज़रिए हम कमीशन बनाना चाहते हैं। वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, फिर कमेटी में गया, सब कमेटी में मौजूद है और वो ह्यूमन राइट्स के अंडर होगी मिनॉरिटी कमीशन। नहीं, सेनेट से पास होके फिर कमेटी में अभी कमेटी में, अभी सेनेट की कमेटी में, सेनेट की कमेटी में है, अभी मंजूर नहीं हुआ, अभी वहाँ पे सब कमेटी है। तो हमारी कोशिश है कि मार्च अप्रैल के पहले ये जो मिनॉरिटी कमीशन बन जाए। जो शोएब सदर साहब वन मैन कमीशन जो चला रहे हैं, उसमें भी उसने करिकुलम में बड़ा अच्छा काम किया है। और जो जिस तरह काम मदर साहब ने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी उसका अच्छा मतलब काम उन्होंने किया है। मगर जब ये कमीशन हमारी मुकम्मल बन जाएगी और एक्ट की सूरत में बनेगी, उसके पास इख्तियारात भी होंगे। जो बात आप मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, देखिए मौलाना फजल रहमान का अगर मैंडेट चोरी हुआ है या वो उनका अगर गिला है तो वो KPK में है। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो रिज़र्व सीटें जो फैसला पेंडिंग है वो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मेरी है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे हिस्से में आनी चाहिए। PTI कहती है कि ये किसी भी सूरत में हमारी है। तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का सियासत का और एहतजाज का, तहरीकों का तरीका अलग है। वो आपने देखा होगा माजी में 2019-20 में जब भी उसको कहा जाता है कि इस साइड पे बैठ जाए, इमरान खान की हुकूमत थी, वो आए और बड़े पुरअमन अंदाज से, किसी का गमला भी उन्होंने नहीं तोड़ा, कई दिन बैठे। तो उन्होंने हमेशा आइन और जमहूरियत की बात की है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे कोई फेवर दे, मुझे एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में बिठाए, उसूलों की सियासत। तो इनका तो तरीका ही कोई अलग है। जलाओ गिराव करना है, मारदार करनी है, मुल्क में जो है हंगामा आराई करनी है, रेड जोन। इसका मतलब है मौलाना अगर अपोजिशन में शामिल होते हैं तो एक मस्बत चीज़ होगी, आप वेलकम करेंगे उन्हें डी चौक पे। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी क़यादत का, वज़ीर आज़म का वक्तन रब्ता होता है। 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, बल्कि PTI को ऑन बोर्ड किया गया और PTI की तमाम ख्वाहिशें उस 26वीं आइनी तरमीम का हिस्सा थी। और आज भी अगर ये जो जुडिशल कमीशन में सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जो लोग कहते हैं ना कि गैर आइनी है, फार्म 47 वाली है, तो मुझे बताएं ये सारे फैसलों में ऑन बोर्ड है, सारे फोरम पे मौजूद है। सही है, तो फिर आप किस तरह ये कहते हैं कि ये हुकूमत गैर आइनी है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं। इन्हीं इख्तियारात में ये मुल्क चल रहा है, इन्हीं इख्तियारात में मुल्क ने डिलीवर किया है, मुआशी जो है बेहतरी आई है, तो महंगाई में कमी आई है। जी जी मुनीज़, ये जो अभी बात हुई है, मौजूदा सियासी बहरान की एक बड़ी वजह जो है हमारी अदलिया की आज़ादी के हवाले से खड़े होते सवालात हैं, और उसकी वजह 26वीं आइनी तरमीम है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो फौजी अदालतों के केस में मौक़िफ़ दिया गया है, वो भी बड़ा ही एक मतज़ाद किस्म की, कंट्राडिक्टरी किस्म की बात है कि असूली तौर पे तो वो सिविलियन शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं, मगर माजी में भी ये ट्रायल होता रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट बार के जो लोग हैं, जो इस वक्त इलेक्टेड बॉडी हैं, ये ख़ुद को आसमा जहांगीर ग्रुप का लोग कहते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो कुछ कर रहे हैं अदलिया के साथ, ये आसमा जहांगीर की तालीमात और उनकी जो बयानिया था उसके ये मतज़ाद चीज़ है? देखिए, आसमा जहांगीर किन चीज़ों के लिए खड़ी होती थी वो आप सबको मेरे से बेहतर पता है। उन्होंने हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल की, उन्होंने हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। क्या वो 26वीं आइनी तरमीम के साथ होती, ख़िलाफ़ होती? मेरे लिए इसलिए कहना ये मुश्किल है क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस हुकूमत की ज़रूरत है। बल्कि जब आप ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जा रहा था तो उन्होंने ही तजवीज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ज़रूर बनवाएँ, और वो इसकी एक एडवोकेट थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। जिस तरीके से ये तरमीम की गई और अब जो शक्ल बनी है, that I'm not sure किस तरीके से जो ये हुई। You're not sure? You are sure? No, I would like to let me explain myself. देखिए, it's important that I explain myself. बात ये नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम सही थी कि नहीं थी। बात ये है कि हमारी जुडिशरी माजी में भी जो हरकतें करती रही वो सबके सामने है, और जिस तरीके से जजेस अपॉइंट होते रहे थ्रू वन जज, वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था।
तो आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई और हमने देखा कि पार्लियामेंट में लोगों को उठाया गया, जाहिर है वो उसके खिलाफ होती, मगर जो स्ट्रक्चर था, जो मौजूदा स्ट्रक्चर था और जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी वो इसके खिलाफ थी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ मती साहब, और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम माइनॉरिटीज़ की आज बात कर रहे हैं। ये ओथ लेके आए हैं खेलदास साहब, इनसे पूछिए कि क्या ये वज़ीर आज़म इस मुल्क के अंदर बन सकते हैं या सदर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, इनके पर पाबंदी लगी। आर्मी चीफ तो बन सकते हैं जी, आर्मी चीफ का मुझे नहीं पता मगर बहरहाल उनकी भी जो किताब है वो हमें दिखाते तो है नहीं, तो हमें क्या पता कि बन सकते हैं, मगर बहरहाल ये तो नहीं बन सकते ना। अब दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये ओथ भी लेके आए हैं, तो जो ये ओथ लेके आए हैं एज अ हिंदू माइनॉरिटी, वो एक मुसलमान लेता है, ठीक है ना। तो जो मुसलमान है वो तो एक अकॉर्डिंग टू हिंदू ओथ तो नहीं लेगा, वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना उससे, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है इंसान। अच्छा, क्विकली हम वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फौजी अदालतें माजी में भी सिविलियंस का ट्रायल करती रही हैं और उन्होंने बरमला इख्तलाफ नहीं किया फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल का, क्या ये आसमा जहांगीर का ये मौक़िफ़ था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन माजी के अंदर हमेशा उनकी स्टेटेड पोजीशन रही है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ थे। आसमा जहांगीर वॉज द फर्स्ट लॉयर जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल को जाके उन्होंने चैलेंज किया था, और उनके इस चैलेंज की वजह से राइट ऑफ रिट जो है वो लोगों को हुआ, जिसके नतीजे में लोग गए वकार सेठ की अदालत में और उनकी जो डेथ पेनल्टीज है वो ओवरटर्न हुई। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हर केस के जो है वो ओवरटर्न हुआ था। बिल्कुल सही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक शाबाश, एक थपकी जो शहबाज शरीफ हुकूमत को मिली है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर बात करेंगे और इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। मज़हर अब्बास साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है और फिर उस शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। तो आप समझते हैं कि इस शुक्रिया के पीछे बहुत कुछ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़तरनाक टेररिस्ट को तो हवाले किया, ये और बात है कि पाकिस्तान का जो एक्सट्राडिशन का कानून है उसके बरखिलाफ़ बगैर किसी तरीक़ाकार के ये सब कुछ हुआ, मगर पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का? ऑन अ लाइटर नोट, क्या आज की वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या अमरीकी अखबारात में डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको पकड़ के अमरीकी पाकिस्तान ने हवाले किया, उनका कोई इश्तिहार छपा है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ? यहाँ हो सकता है कि ये जो शुक्रिया का हम जश्न मना रहे हैं उसका हो सकता है एक आध दिन में कहीं इश्तिहार छपा हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा हो और हम कह रहे हो कि देखें अमेरिका ने कितनी बड़ी हमारी जो है खदमात को सराहा है। हम आज से हवाले नहीं कर रहे, हवालगी का काम तो हम 1987 से कर रहे हैं। जो पैन एम हाईजैकिंग के केस में भी हुआ, उसके बाद और केसेस में हुआ। हमारी बदकिस्मती ये कि देखिए अमेरिका को ये क्रेडिट जाता है कि वो उनके शहरी मारे जाएं, उनके फौजी मारे जाएं, वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं किसी मुल्क में भी हो जो उनके उसमें मुलव्वस हो, चाहे उसको कई साल लग जाएं। हमारी बदकिस्मती ये कि हम हवाले भी करते हैं। वहाँ 13 फौजियों के जिस पे इल्ज़ाम है उसको पकड़ के उन्होंने ले गए पाकिस्तान से। यहाँ 150 लोगों के बच्चों के APS में जो मास्टरमाइंड था वो उसको आपने पकड़ा और उसके बाद वो फरार हो गया, फरार करवा दिया गया। क्या हम उसकी हंट कर रहे हैं, कोई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आज तक हम? ठीक, तो ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं मोइज़ जाफरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे क्या ये मुमकिन था कि किसी भी पाकिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार शख्स, पाकिस्तानी या गैर मुल्की, उसको यूँ अमेरिका के हवाले कर दिया जाए? मती साहब, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज तो मौजूद है, लेकिन जो खबरें मैं देख रहा हूँ उनके तहत तो ये बताया जा रहा है कि ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को एंगेज किए बगैर मामला हुआ है। नहीं, ये लॉ को, किसी कानून को एंगेज करना या ना करना, ये लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज का फैसला होता है या ये आइन और कानून का फैसला होता है? नहीं, एब्सोल्युटली आइन और कानून का फैसला होता है, और लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज अगर ऐसा करें भी तो उसको सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी होती है। लेकिन कानून का तकल्लुफ मती साहब हमारे मुल्क में आपको पता है कितना है।
तो ये तो वैसे ही है साफ मामला। तो ये मामला ऐसे ही हो गया। मुनीर से आप इसको कैसे देख रही हैं कि ठीक है हमने भारतीय जासूस भी पकड़ा, मगर उसको भी हमने कानून साजी करके कुछ राइट्स दिए, अपील के राइट्स, फैमिली से मुलाकात हुई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद, तो ये जो हैंडिंग ओवर हुई है पाकिस्तान की सरजमीन से एक शख्स की, एक इंसान की, क्या इसका कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए था एक्सट्रेडिशन एक्ट के तहत? होना चाहिए था प्रोसीजर। मतिउल्लाह साहब ये जो अजमल कसाब इंडिया गए थे तो वो भी प्रोसीजर के तहत उनको डेथ सेंटेंस हुआ था ना। तो हम तो ये कहते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि जी फेयर ट्रायल दहशतगर्द का भी होना चाहिए, ताकि उसकी फैमिली को भी पता चले कि जी उसने ये जुर्म किया था और उसके नतीजे में जी उसको ये फांसी दी जा रही है। एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप सोसाइटी को इस बात पे लाते हैं कि जी ये बंदा सही नहीं था इसलिए हम उसको ये सजा दे रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी मती साहब के, चूंकि आपने आसमा जहांगीर साहिबा का जिक्र किया, तो उन्होंने एक केस किया था और ग्वांटानामो बे एक शख्स भेजा गया था, पाकिस्तान से ही भेजा गया था मुशर्रफ के दौर के अंदर। अमरीकियों ने कहा था कि जी इस बिल्डिंग के अंदर 5 लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे धावा बोल दिया तो निकले सिर्फ 4। उन्होंने कहा नहीं जी 5 है, 5 ही चाहिए। नीचे एक जमादार था, उसको उन्होंने कहा तूने अमरीका चलना है, उसको पकड़ के वो ग्वांटानामो बे भेज दिया और वो बेचारा कई अरसे तक वहाँ पे रहा। उसके बाद जब वो वापस आया तो मेरी वालदा ने फिर उससे बात की और उसका स्टेटमेंट लिया। सो देखिए ये सब कुछ जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं ये होता रहा है, तो आप वो काम ना करें जो यहाँ पे आमरीत के दौर में होता रहा है। आप एक तरह से कह रहे हैं ना कि जी आपको जुडिशल सिस्टम ठीक चाहिए, तो अपना जुडिशल सिस्टम आप अपनाएं। जी खेलदार साहब, आप अमेरिका जाना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान ने खित्ते में और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमने 80,000 अपने फोर्सेस सिविलियन की शहादतें तो एक और हवाले कर दिया तो क्या फ़र्क? तो एक दहशतगर्द पहले भी उसामा बिन लादेन भी तो ले गए थे। अच्छा, वो आपने ही हवाले किया था या वो खुद ले गए थे? वो ये तो कहते हैं उनको पता ही नहीं था। आपने हल्फ उठाया है बतौर वजीर, आप पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे, करें दिफा। जी बिल्कुल हम करते हैं। और बात ये है कि देखें जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें हमें जो दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात हैं हम एक दूसरे से तावन करते हैं और ये एक अच्छा कानून को बाला ताक रख के। वो अमेरिका कोई भेजेंगे यहाँ से? नहीं, कोई अमेरिकी भेजेंगे इधर पाकिस्तान? कभी नहीं। सिद्दीकी के लिए हमारी हुकूमत ने, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सी कोशिशें की है और इंशाल्लाह। तो शकील अफरीदी को भी हवाले कर देंगे आप? नहीं, जहाँ अगर करते तो पहले ही कर देते हैं, तो हमने नहीं किया है। अच्छा, आफिया सिद्दीकी के बदले हम सब डिटेक्शन नहीं लेते। हमने जो 28 मई को एटमी धमाके भी किए थे ना, हमने अमेरिका की डिटेक्शन नहीं ली नवाज शरीफ साहब ने। ये बात तो सही। बहुत शुक्रिया खेलदार साहब, मुनीर जहांगीर, मज़हर अब्बास, सुमैया जाफरी, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।